नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे। एशियन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है, लेकिन वर्चुअली रूप से उसमें भाग लिया है। इसके बारे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गढ़मुक्तेश्वर कार्तिक मेले का उद्घाटन किया है और मेला स्थल का जायजा लिया है। इसके बारे में जानेंगे मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या आदेश दिए हैं, क्या क्या गाइडलाइन जारी करने के लिए कहा है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं एशियन की तरफ। एशियन अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और भारत के बीच यह साझेदारी अहम है। इस प्रकार का सम्मेलन दोनों पक्षों की विश्व राजनीतिक, आर्थिक सुरक्षा तथा क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने का मंच बनाता है। आयोजन स्थल एवं तिथि। यह सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ है। यह कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित हुआ है। ये आपके सामने उसकी तस्वीर है जो ये साझा करती है कि यह एशियन शिखर सम्मेलन मलेशिया में हुआ है। 22वां शिखर सम्मेलन है ये। इस बार 22वां शिखर सम्मेलन है जो कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ है। पहला प्रश्न हमारे सामने, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया है? तो 22वां 2025 आयोजित किया गया है। इसके बारे में सामान्य जानकारी। यह सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने वर्चुअल रूप से भाग लिया है। वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन भारत ने भाग लिया है। अगला प्रश्न, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो यह कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया था। इस बार का सम्मेलन का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत की ओर से 22वें आसियान शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वर्चुअली रूप से भाग लिया है। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन में भाग लिया है। एशियन का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका पूरा नाम है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। इसकी स्थापना 1967 में की गई है। डेट भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस क्षेत्र से संबंध मजबूत बनाने पर यह केंद्रित है? तो यह दक्षिण पूर्व एशियाई, ऑप्शन सी के लिए है। एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों एशियन के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ मतलब मजबूत करना है। अगला प्रश्न, 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख एजेंडा क्या था? तो ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि को लाना एक इसका एजेंडा है। इस सम्मेलन में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि पर विशेष बल दिया गया। एशियन संगठन की स्थापना कब हुई? 1967 में इसकी स्थापना 8 अगस्त को हुई थी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई। बाईसवें आसियान भारत सम्मेलन में किस नई साझेदारी पर बल दिया गया? तो ये व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर बल दिया गया है। सम्मेलन में भारत एशियन सहयोग को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाने पर बल दिया गया।
एशियन के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो एशियन के कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है। ये 10 सदस्य देश इस प्रकार हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इस प्रकार यह हमारे 10 देश हैं। भारत एशियन संबंधों को मजबूत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटित यशोदा मेडिसिटी, यशोदा अस्पताल का इन्होंने उद्घाटन किया है, इसके बारे में जानेंगे। एक यशोदा अस्पताल आपके गाजियाबाद बस अड्डे पर है, एक ये नया अस्पताल खुला है आपका इंदिरापुरम में, तो इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो यशोदा मेडिसिटी गाजियाबाद का इन्होंने उद्घाटन किया है। 26 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का उद्घाटन किया, इसके बारे में जानेंगे। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे। यशोदा मेडिसिटी अस्पताल कहाँ स्थित है? यह गाजियाबाद इंदिरापुरम में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, इस अस्पताल का उद्घाटन कब किया गया था? तो इस अस्पताल का उद्घाटन 26 अक्टूबर 2025 को किया गया था। 26 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा सामने है। यशोदा मेडिसिटी अस्पताल की क्षमता कितने बेड की है? तो ये 1200 बेड की इसकी क्षमता है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र अस्पतालों में से एक है, जिसकी क्षमता 1200 बेड की है। राष्ट्रपति मुर्मू के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं किसके लिए अभिन्न हिस्सा है? तो ये राष्ट्रीय विकास के लिए अभिन्न हिस्सा है। ऑप्शन डी हमारा सही है। यशोदा मेडिसिटी किस प्रकार का अस्पताल है? तो यह निजी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है। इसके खुलने से उत्तर प्रदेश में बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। यशोदा मेडिसिटी अस्पताल में कौन सा विभाग विशेष रूप से विकसित किया गया है? तो यहाँ न्यूरो साइंस विशेष रूप से विकसित किया गया है। अस्पताल में कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी साइंस जैसे विभाग विशेष विभाग हैं, जिससे एम्स का दबाव बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अस्पताल का उद्घाटन किसके अधीन आयोजित कार्यक्रम में हुआ है? तो यह निजी संस्था यशोदा ग्रुप के अंतर्गत आयोजित किया गया है। अस्पताल यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की निजी पहल के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यशोदा के नाम से एक ग्रुप है, उसके माध्यम से यह किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने भाषण में किस चीज पर बल दिया? तो निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की भूमि पर इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र भी देश के स्वास्थ्य विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके साथ साथ अगला प्रश्न, कौन सी संस्था ने इस समारोह से संबंधित आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है? तो ये PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा यह जारी की गई है। इस कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी भारत सरकार के प्रेस सूचना PIB द्वारा जारी की गई है। इसके बाद औरंगाबाद का नाम बदला गया है। तो औरंगाबाद के अंतर्गत वहां के स्टेशन का नाम भी छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, तो वहां का स्टेशन भी अब इसी नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। ऑप्शन डी हमारा सही है।
महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया, इसलिए रेलवे स्टेशन का नाम भी अब छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन किया जाएगा, माना जाएगा। अगला प्रश्न, छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन का कोड क्या है? तो इसका कोड ऑप्शन बी है, AWB के नाम से यह हमें ऑनलाइन नेट पर मिलेगा। इसके साथ अगले प्रश्न की, इस रेलवे स्टेशन का आधिकारिक स्टेशन कोड AWB है, जो पहले औरंगाबाद के नाम से ही जारी हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन किस रेलवे स्टेशन जोन के अंतर्गत आता है? यह मध्य रेलवे सेंट्रल रेलवेज के अंतर्गत आता है। यह स्टेशन भारतीय रेल के मध्य रेलवे जोन के नांदेड़ डिवीजन के अंतर्गत आता है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। छत्रपति संभाजीनगर पूर्व नाम औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख शहर है। यदि प्रश्न बिहार के औरंगाबाद जिले के प्रमुख स्टेशन से है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अनुराग नारायण रोड है। ऑप्शन सी हमारा ये सही होगा। बिहार के औरंगाबाद जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन औरंगा नारायण रोड AUBR कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले के अमरोहा जिले के तिगरी मेले की तैयारियों का सर्वेक्षण किया है, इसकी बैठक की है। इसके बारे में क्या क्या निर्देश दिए हैं इसके बारे में हम समझते हैं। ये उनके सामने पिक्चर है। इस तरह का आपका कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन होता है। पहला प्रश्न हमारे सामने। पहला प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों का जायजा किस स्थान पर लिया है? तो ये गढ़मुक्तेश्वर में लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गढ़मुक्तेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी के तट पर स्थित है एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल स्नान मेला आयोजित होता है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य जो हमारे परिवारजन मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए हैं, उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी ने मेले की तैयारियों के दौरान किन बातों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं? तो स्वच्छता और सुरक्षा पर यहाँ विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। योगी आदित्यनाथ ने गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता, प्रकाश, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है? गंगा स्नान का पुण्य लाभ फल प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित कार्तिक पूर्णिमा मेला किस जिले के अंतर्गत आता है? यह हापुड़ जिले के अंतर्गत आता है। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ जिले में पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी ने गढ़मुक्तेश्वर में किन सुविधाओं का निरीक्षण किया है? तो इन्होंने पार्किंग और जल व्यवस्था का निरीक्षण किया है। कार्तिक पूर्णिमा मेला कितने दिनों तक चलता है? तो लगभग 1 सप्ताह तक चलता है। अगला प्रश्न, गढ़मुक्तेश्वर में मेला प्रबंधन की जिम्मेदारी किस विभाग की होती है? तो ये जिला प्रशासन की होती है। जिला प्रशासन के साथ साथ जिला पंचायत भी यहाँ पर अपना योगदान देती है, जो जिला प्रशासन के अंतर्गत ही आती है। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा मेले के दौरान मुख्य आकर्षण क्या होता है? तो यह गंगा स्नान और दीपदान यहाँ मुख्य आकर्षण होता है। मुख्यमंत्री ने मेले की तैयारियों के लिए किस प्रकार की टीमों को लगाया है? तो मेडिकल, सुरक्षा और सफाई दल को लगाया है। इसी के साथ साथ हमारी यह करंट अफेयर्स की श्रृंखला समाप्त होती है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए
और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ साथ हमारी हिंदी ग्रामर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी की भी इसी तरह की ग्रामर पीडीएफ के रूप में पढ़ाई जाती हैं। आप उनको भी इसी तरह से देख सकते हैं। हिंदी ग्रामर भी इसी तरह की बिल्कुल होती है, उसमें भी बहुउतल पे प्रश्नों की श्रृंखला होती है। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।